हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। जी हाँ, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है, और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हम लोग सीखेंगे और हमारी आगे की क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी किस बात की, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका इंट्रोडक्शन और देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज आप लोगों ने जानते होंगे त्रिभुज क्या होता है। ज्यादातर त्रिभुज आपने देखा होगा कहां पर, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो तरबूज को वो लोग काटते हैं और एक हिस्सा निकाल के रखते हैं, तो वो ट्राइंगल जैसा होता है कि नहीं होता है? तो वैसा ही कुछ त्रिभुज होता है, और उसके बारे में हम लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ ऐसा होता है। लेकिन आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज में क्या चीजें होती है, जो खूबी होती है त्रिभुज की, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यहां लिखा है तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। देखिए, ये तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से बंद आकृति, यहां पर तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? हमारी त्रिभुज कहलाती है। इसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं, इसके तीन कोण होते हैं, और इसके अंदर यहां पर ये भुजाएं होती है, ये शीर्ष होता है इसका, और यहां पर त्रिभुज जो होता है उसके जो तीनों कोण जो होते हैं, जैसे आपका 1 2 3, और जो तीनों कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 180 होता है। यहां पर हमारी जो त्रिभुज की जो परिभाषा है वो यहां पर एक खत्म होती है। उसके बाद यहां पर त्रिभुज के प्रकार आते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार क्या क्या आते हैं, चलिए देखते हैं। ये रहे त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं समद्विबाहु, है ना, उसके बाद हमारा विषम, और उसके बाद होता है सम त्रिभुज। अब ये तीनों त्रिभुज क्या होते हैं? ये तीनों त्रिभुज आपके सामने लिखे हैं। समबाहु, समबाहु। अब जैसे यहां पर सम का मतलब क्या होता है? समान, बाहु मतलब भुजा, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज होता है जिसको हम लोग कहते हैं समान भुजाओं वाला। इसकी क्या खूबी होती है? इसकी खूबी ये होती है कि इसके अंदर जो भुजाएं होती है वो भी समान होती है, और इसके अंदर जो बना हुआ कोण होता है ना वो भी एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमने त्रिभुज बनाया है, तो ये त्रिभुज जो है अगर इसकी जो भुजा है वो अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी एक 4 सेंटीमीटर होगी। ये होता है इसकी समान भुजा, और प्रत्येक जो कोण होता है ना वो होता है 60, 60 और 60, ठीक है ना। और यहां पर ये जो त्रिभुज है वो सभी तरह से समान होता है, इसलिए इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आया समझ में? समबाहु, समबाहु का मतलब होता है समान भुजाओं वाला, समान कोणों वाला। आया समझ में? तो अब आगे बढ़े। यह हमारा एक त्रिभुज हो गया। अगला त्रिभुज है हमारा, इसको पहले देखते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब समान दो भुजाओं वाला। अब समान दो भुजाओं वाला का मतलब क्या होता है? समान दो भुजाओं का मतलब यह होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, और ये वाली भुजा जो होती है ना वो अलग होती है। मान के चलिए ये दोनों 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी और 5 सेंटीमीटर हो सकती है या और कम भी हो सकती है। तो यहां पर ये दो भुजाएं होती हैं वो समान होती है। और एक बात, जो समान भुजाओं के पास जो कोण होते हैं ना ये भी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। हमने दो त्रिभुज पढ़े, पहला समबाहु पढ़ा, दूसरा हमने समद्विबाहु पढ़ा। तो समबाहु, समद्विबाहु, ये सारी चीजें हमारे त्रिभुज के अंदर ही हैं, और त्रिभुज से ही हम लोगों को वो सीखने को मिलती हैं। अगला त्रिभुज है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब यह होता है इसकी सारी ही भुजा अलग, सारे कोण अलग, सारी भुजाएं अलग। देखो यहां पर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग। मान के चलिए अगर ये भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, और ये भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों ही भुजा अलग। आया समझ में? तीनों ही भुजा अलग। बट त्रिभुज के अंदर एक खासियत यह होती है, चाहे हम तीनों त्रिभुज में से कोई सा भी त्रिभुज करें, अगर त्रिभुज के समान कोणों की भी बात करें, त्रिभुज के 2 समान कोणों की भी बात करें, और त्रिभुज के तीनों असमान कोणों की भी बात करें, तो यहां पर त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ना उनका जो योग होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर ये 60 60 60 है, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि 6 × 18, ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया कितना?
कौन सा 180। ये विषम बाहु है। अब विषम बाहु में तीनों जो कोण हैं वो क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पर तीनों अलग अलग हैं तो लेकिन उनका जो योग होगा ना वो 180 होगा। जैसे हम इसकी बात करें, ये कोण अगर हम एग्जांपल माने कि ये 45, ये 45, 90 और ये 90, तो सब मिलाकर कितना हो गया 180। तो यहां पर ये तीनों त्रिभुजों की परिभाषा मैंने आपको बताई और तीनों त्रिभुजों की क्या खासियत होती है यहां पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं इसकी सभी भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। इसका लिख सकते हैं विषम बाहु में लिख सकते हैं इसकी सभी कोण तथा भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है ना। और यहां पर हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में दो भुजाएं तथा भुजाओं के साथ लगे कोण बराबर होते हैं। यहां पर हमने तीनों त्रिभुजों की एक छोटी सी परिभाषा भी बनाई और परिभाषा बनाने के बाद हमने ये आपको बताया भी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और यहां पर वो त्रिभुज मैंने आपको लिखे भी हैं और यहां पर हम लोगों ने उन त्रिभुजों के बारे में बताया भी है कि कौन कौन सा त्रिभुज क्या क्या कहता है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि और यहां पर जो त्रिभुज हैं उनको एंगलों के मतलब कोणों के हिसाब से कैसे देखा जाता है। जी हां, ये तो हमारे 3 त्रिभुज हैं। अब त्रिभुजों को कोणों के हिसाब से आप मेरे पिछले 5वें चैप्टर पे जब जाएंगे तो 5वें चैप्टर में मैंने आपको न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण के बारे में बताया था। तो ये त्रिभुज भी वही कहते हैं। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आगे आते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर जो त्रिभुज बताए हैं वो बताए हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है इसमें एक कोण आपको समकोण मिलेगा, मतलब एक कोण आपको समकोण रहेगा। और यहां पर समकोण में क्या होगा, यहां पर आपको समकोण में होगा कि इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। यहां पे समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब क्या होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का, मतलब क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसलिए क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। यहां पर हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यह है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, सारे ही कोण कितने हैं 90 डिग्री से कम है। सारे कोण 90 डिग्री से कम है तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये हमारा कोण कहलाएगा। कौन सा पता है आपको, ये कोण कहलाएगा हमारा, मतलब ये त्रिभुज कहलाता है हमारा कौन सा, आपको पता है, यहां कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और ये जो त्रिभुज कहलाता है ना, इसमें समान 2 भुजाएं होती हैं, ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और ये जो है ये अधिक कोण त्रिभुज है, जिसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अधिक कोण क्यों है, अब देखिए यहां पर हम बताते हैं। अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं इस त्रिभुज में कोई एक कोण, इस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तथा इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर ये 90 हो गया आपका, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा आपका 45। तो यहां पर ये हो जाता है आपका 180 डिग्री। ये न्यून कोण है, हम कहेंगे इस त्रिभुज में तीनों ही कोण न्यून कोण होते हैं, अर्थात ये हमारा जो कोण है वो हो जाएगा कितना, ऐसा लिख लो, अर्थात 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से कम होते हैं। आप लिख लीजिए, अतः इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? अतः इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। वो सॉरी, समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं अपने अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको त्रिभुजों के बारे में बताया था, तो जब मैंने कोणों के बारे में बताया था, तो अधिक कोण का मतलब क्या होता है? अधिक कोण का मतलब ये होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम, मान के चलिए ये आपका अगर 120 है, ये अगर आपका 120 है, ठीक है। अब यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर मैं उनको निकालूंगा तो इन सबका सम भी कितना आएगा? 180 आएगा। लेकिन यहां पर ये वाला जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, ये अधिक कोण रहेगा, जिसको हम लोग कहेंगे, हमारा जो है अधिक कोण है, जिसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु। अब इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों ही भुजा क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा है? ये विषम बाहु त्रिभुज भी कहते हैं इसको, और ये अधिक कोण त्रिभुज भी कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसमें एक कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होता है। तो देखा आप लोगों ने, त्रिभुज की सारी परिभाषाएं हम लोगों ने देखी। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद आगे हम आपके सामने त्रिभुजों को एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आते हैं। ये देखिए त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, समबाहु है ना, समद्विबाहु और विषम बाहु, और कोणों के आधार पर बोलते हैं इसको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो यहां पर जो त्रिभुज है वो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो भुजाओं के आधार पर होता है। भुजाओं मतलब बाहु, जिसको हम बात करें ना, बाहु, ये बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। बाहु का मतलब भुजा, भुजा का मतलब साइड्स। ओके, तो यहां पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और यहां पर कोणों के आधार पर त्रिभुज, जैसे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पर हमने त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ा, और त्रिभुजों के जो प्रकार हैं उनको एक तो भुजाओं के हिसाब से बोलते हैं और एक कोणों के हिसाब से बोलते हैं। तो कोणों के हिसाब से त्रिभुज हमारा ये जो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, यही हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, और विषम बाहु त्रिभुज ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर जो त्रिभुज है वो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर यह हमारा त्रिभुज कहता है, जो कि मैंने आपको बताया और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे आते हैं, देखते हैं अब त्रिभुज क्या कहता है हमसे आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं। अब यहां पर जो हमारे सामने त्रिभुजों के बारे में चीजें बताई हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी है। यहां लिखा है त्रिभुजों का बाह्य कोण एवं उसके गुण।
त्रिभुजों के बाहर का कोण। अभी तक तो हम त्रिभुज के अंदर के बारे में बात कर रहे थे, अब त्रिभुज के बाहर के बारे में बात करेंगे। अब बाहर के बारे में बात कैसे करते हैं, देखिए, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है त्रिभुज के, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब मान के चलिए बाह्य कोण जो है ये तो डायग्राम में आपको दिख रहा है, पर बाह्य कोण बनने का अलग अलग तरीका होता है। क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यह मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें एक कोण बाह्य कोण ऐसे बन सकता है, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया, इसमें जो एक बाह्य कोण है वो ऐसे बन सकता है, और एक त्रिभुज बना रहा हूं उसमें जो बाह्य कोण है वो कुछ ऐसे बन सकता है, ये, ठीक है। ये बाह्य कोण है ना। अब बाह्य कोण जैसे मान के चलिए यहां पर ये त्रिभुज है ना। अब मान के चलिए यहां पर है x y z और यहां पर ये है p, ठीक है। यहां पर ये x, ये y और z, यहां पर है ये p, ठीक है। ये है x, ये है y और ये है z और यहां पर है p, ठीक है। अब ये दो डेफिनेशन है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योगों के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब यह है कि P के लिए सम्मुख कोण क्या हो गए, x प्लस वाई, है ना। P के लिए सम्मुख कोण कौन से हो गए, x प्लस वाई बराबर P, ठीक है ना। इसके लिए सम्मुख कोण कौन से हो गए, इसके लिए सम्मुख कोण हो गए y प्लस जेड बराबर P, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। और इसके लिए सम्मुख कोण कौन से हो गए, इसके लिए हो गए x प्लस जेड, तो इसके लिए कौन से हो गए x प्लस जेड बराबर P। ये इसके लिए क्या हो गए, ये इसके लिए क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। मतलब जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण उसके सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। आया समझ में। देखिए किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके सम्मुख अंतःकोण ये रहे, इसके सम्मुख अंतःकोण ये रहे, और इसके सम्मुख अंतःकोण, इसके सम्मुख अंतःकोण कौन कौन से हैं, इसके सम्मुख x और z है। तो यहां पर यही ये डेफिनेशन कह रही है। जैसे यहां पर जो x है, यहां पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए ABC लेते हैं, ACD इसका एक बाह्य कोण है, AC और D इसका एक बाह्य कोण है। तो शीर्ष C से भुजा BA के समांतर CA रेखा खींचिए, तो यहां पर एक CA रेखा खींची, एक C रेखा खींची। अब उसके बाद इसमें जो कोण हो रहे हैं वो कौन कौन से बाह्य कोण हो रहे हैं, इसके अंदर ये सारी चीजें हमको बताई हुई हैं कि भाई त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं तो त्रिभुज के सम्मुख अंतःकोणों के योगों के बराबर होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, एक त्रिभुज मैंने बनाया आपके सामने ये, ठीक है। ये है इसका बाह्य कोण, ये है 50, ये है आपका, ये मान के चलिए ये है आपका 60, ये है आपका x और ये है आपका y। तो y पता है क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 50 प्लस 60 बराबर y, मतलब 110। आया समझ में। इन दोनों के योग के बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहां पर हमको यही पता करना था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखेगा, क्योंकि जो त्रिभुज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मैथमेटिक्स का। मतलब ये समझ लीजिए कि हम जब भी अब मैथ्स करेंगे, मतलब हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, हम लोग 7th है, फिर हमारी 8th है, फिर 9th है, फिर 10th है, और अगर आप आगे जाके मैथ साइंस लेते हैं तो हो सकता है आपको वहां पे भी त्रिभुजों का पाला पड़े। ऐसे ही जो अभी आपकी बाकी की क्लासेस बची हैं, इसके अंदर भी त्रिभुज जरूर आता है। तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझिए, बिल्कुल दिमाग में बिठाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको त्रिभुज को ये नहीं करके त्रिभुज को बनाना आ जाए। तो त्रिभुज बनाते कैसे कंस्ट्रक्शन में, जैसे 8th क्लास आपकी आएगी तो उसमें कंस्ट्रक्ट करना रहेगा, कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। यहां पर
यहां पर हमें यह दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल x है, यहां पर एंगल 1 बराबर एंगल x है। देखिए यहां पर ये जो कोण बनता है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो यहां पर 1 बराबर है x, ठीक है, और उसके बाद एंगल 2 बराबर एंगल y है। तो यहां पर एंगल 2 बराबर जो है, अगर मैं इसको ऐसा ले लूं तो ये ऐसा जाकर ये भी ऐसा हो रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो रहा है? यहां पर बराबर हो रहा है। मैं इसकी बाहा कोण है, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल 2 बराबर एंगल y, क्योंकि यहां पर B समांतर है C के और BD एक तिर्यक रेखा है, अतः संगत कोण समान होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल x प्लस y, यहां पर ये दिया हुआ है। तो यहां पर हमें वो आकृति 6.9 में यही चीज बताई हुई है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी है। तो बहुत ईजी है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब भी हमें बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब यहां पर हमें वही एक क्वेश्चन दिया है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण और उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बीच संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण के नियम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए यहां पर x का मान क्या होगा, तो यहां पर x का मान जो होगा ना वो क्या होगा? 50 प्लस 70, ठीक है ना। आपके सामने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हमसे पूछे जाएंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है वो त्रिभुज के मतलब जो अंतः कोण, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप केवल इतना सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहां पर यही चीज बोली जाती है और ये हमारे क्वेश्चन के अंदर भी यूज में आएगी। इसलिए आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिएगा कि त्रिभुज का एक जो नियम है वो मैंने बताया था, और वो बाह्य कोण कैसे होता है ये मैंने सारे आपको बताया था कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं वो कैसे कैसे आपके सामने आ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि ये तीनों कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं। मतलब क्या? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ये होता है कि ये तीनों कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं जिसकी माप 180 होती है। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना वो 180 होता है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए ये आपके सामने एक त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज मैंने क्या बताया था? त्रिभुज आपके सामने चाहे समबाहु हो, चाहे आपके सामने समबाहु हो, है ना, या फिर आपके सामने समद्विबाहु हो, समद्विबाहु हो, या फिर आपके सामने त्रिभुज विषमबाहु हो, ठीक है, विषमबाहु। तो ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां पर हमें यही चीज बताई है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, ये अंदर के कोणों की बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज के अंदर वाले जो कोण होते हैं ना वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए यहां पर हमको बोला है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग 180 है, तो प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। भाई ये समबाहु त्रिभुज है, हमको पता है कि भाई समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है, वो कितना होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई चलिए, अब तीनों कोण बराबर होते हैं ये तो पता है, तो तीनों को मैंने x ले लिया, ये x ले लिया। अब क्या हो गया कि भाई x प्लस x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 180 बटा 3, तो 3 छंग 18। तो प्रत्येक कोण कितना आ गया? 60, 60 और 60 का। तो यहां से हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ऐसे ये त्रिभुज निकाल सकते हैं, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी इसके साथ लगेगी जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो मैं बताया है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, यहां पर हमें ये बताया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छे से हमको आ जाना चाहिए और समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताता है?
नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है, जैसे ये आपके सामने त्रिभुज लिखा हुआ है, ये तीनों त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं और इसमें हमें x का मान यहां से x का मान और यहां से x का मान निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, चलिए एक रफ तौर पे मैं आपको बताता हूं निकालने का तरीका क्या होता है। चलिए देखते हैं, यहां पर आपके सामने जो तीनों त्रिभुज बने हुए हैं इनका निकालने का तरीका, चलिए आप लोग एक बार देखिए, फिर हम उनको निकालते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों मतलब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, यहां पर हमें x का मान निकालने के लिए रहेगा, तो x का मान कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर ये 50 प्लस 60 प्लस x बराबर 180, तो 6 और 5 11 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो यहां पर x बराबर कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 70। अब आप तीनों को अगर प्लस करोगे तो 6 और 5 11 और 7 180, तो यहां पर त्रिभुज के तीनों कोणों को जो कितना हो गया 180 हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। सेकंड क्या दिया था, सेकंड में हमें दिया था यहां पर x, देखिए इसका मतलब होता है 90, क्या होता है इसका मतलब 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 90 प्लस x बराबर 180, तो 9 और 3 12 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60। देखो 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो ये हो गया हमारा 180। ऐसे यहां दिया हुआ है 30 प्लस 110 प्लस x बराबर 180, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 140 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, तो x बराबर हो गया 40। यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। तो देखिए यहां पर 4 और 3 7 और 110 180, तो यहां पर हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और अब अगर हमें 2 कोण दिए हो और अगर हमें एक कोण नहीं दिया हो तो उसको निकालते कैसे हैं, यहां पर हम उसको बहुत आसानी से निकालना भी सीख जाते। इसलिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन में लिया है ताकि आप अपने दिमाग में ये सेटअप बिठा लो कि हमको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में यह हमेशा बिल्कुल तय होता है कि त्रिभुज की कोई दो भुजा की मापों का योग तीसरी भुजा की माप के से बड़ा होता है। मान के चलिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है कोई भी दो भुजा मतलब AB प्लस BC का योग होगा किससे, AC से ज्यादा होगा। जैसा कि यहां पर दिया हुआ है कि हमें त्रिभुज दिया हुआ है कि AB प्लस BC, तो इसकी जो मापों का योग होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। या ऐसे करो या ऐसे करो, मतलब कोई भी दो भुजा, त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का योग, दो भुजा की मापों का योग तीसरी भुजा की माप के से ज्यादा होता है या अधिक होता है। आप उसको ऐसा लिख सकते हो। यहां लिखा हुआ है त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है, या आप इसको लिख लो ज्यादा होता है। अब मान के चलिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया जैसे ये है त्रिभुज, ये है 5, ये 3 और ये 2, या ऐसा कर लो इसको, ये मान के चलिए 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एक एक करके अगर इसको प्लस करूं, जैसे भाई क्या हो सकता है, कौन मतलब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसे कैसे कर सकते हैं, कौन से तरीके से ये त्रिभुज सही होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं कि 4 5 प्लस 4 और 3, तो भाई जाहिर सी बात है कि यहां पर 5 और 4 9 बड़ा है, तो ये तो हम कहेंगे ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 4 प्लस 3 करूं और 5 करूं तो 4 और 3 7, ये भी ठीक है।
अब उसके बाद में 5 और 3 करूं तो 5 + 3 और ये 4 तो 8। तीनों कंडीशन में यहां पर मेरी तीनों चीजें क्या आई हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से ज्यादा होता है, अधिक होता है या बड़ा होता है। यहां पर हमने उसको पढ़ा जो कि हमें यहां पर दिया हुआ है। आया समझ में? यहां पर हमें अलग अलग क्वेश्चन दिए रहेंगे और अलग अलग क्वेश्चन देखकर हमसे रीजन भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर वो रीजन क्या होगा, देखिए यहां पर एक एक करके बताया हुआ है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी ही हो, ठीक है, ऐसी ही आपका छोटा हो, ए भी ले सकते हैं, बीसी भी ले सकते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, कोई भी दो भुजा, त्रिभुज की कोई भी दो भुजा की मापों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है या अधिक होता है या ज्यादा होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे त्रिभुज में ऐसा बताया गया है और उसके बाद त्रिभुज बनाना तभी पॉसिबल है। जी हां, त्रिभुज बनाना तभी पॉसिबल है। तो यहां पर आप लोग उस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि हां भाई, कि त्रिभुज जब भी हम बनाएंगे तो त्रिभुज में कोई भी दो भुजा जो होगी उसकी जो मापों का योग होगा वो तीसरी भुजा से अधिक होगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा जो कि हमने यहां किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब दिया है समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम ये बोलते हैं, सबसे पहली बात ये होती है पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि यहां पर हमें त्रिभुज की लंबाई, मतलब उसका आधार और उसका कर्ण, यहां पर हमें उसकी जरूरत पड़ती है। और जरूरत पड़ने के बाद यहां पर समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, यह कहलाएगा त्रिभुज का कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण, यह कहलाता है आधार और यह कहलाता है लंब। यह क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज के अंदर ही, समकोण का मतलब जानते हो, कोई एक कोण समकोण हो, त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, उसके अंदर ही ये फॉर्मूला काम करता है। और ध्यान रखना, समकोण के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर कभी कभी कोई सा त्रिभुज ऐसा दिया रहता है, जैसे मान के चलिए आपको ये समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज दिया है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है कि जब डायगोनल, मतलब जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज बनता है तो यहां पर उसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्णों के बीच काय का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। अब आप इस त्रिभुज में क्या पहचानोगे कि इसके अंदर कर्ण क्या है? तो यहां पे कोण के सामने वाली भुजा यह कहलाती है कर्ण। ध्यान रखना, ठीक है, मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ध्यान रखना। तो यह पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया। अब देखिए यहां पर यह क्या कहता है, यह कहता है कि कर्ण की भुजा का स्क्वायर, मतलब कर्ण की जो भुजा है, कर्ण की माप का वर्ग बराबर लंब की माप का वर्ग प्लस आधार की माप का वर्ग। मतलब लंब और आधार के वर्गों का योगफल कर्ण के बराबर होता है। मतलब यहां पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को प्लस करूंगा तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। मतलब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यह कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या आप ऐसा लिख लो कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में है ना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में है ना कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, या समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आप ऐसा भी इस शब्दों में लिख सकते हो या आप इसको अपने शब्द में लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप इसको कर्ण को आप ज्यादातर लोग ऐसा भी लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो बताया है मैंने आपको कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, इस तरह से। अब बात आती है कि पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। चलिए अब उसके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान के चलिए ये आपकी एक सीढ़ी है, ये आपकी एक सीढ़ी है ना, ये आपकी एक सीढ़ी है जिसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर जिसकी मतलब ऊंचाई है। यहां एक दीवार है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको पता करना है कि दीवार से इस सीढ़ी का डिस्टेंस क्या है। आपको यह पता करना है। क्या पता करना है आपको कि भाई दीवार से इस सीढ़ी का डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर आप लगाओगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना था? 10, लंब कितना है? 5, और आधार कितना है? आधार आप BC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा 100, और यहां हो जाएगा 25, और यहां हो जाएगा BC। ठीक है। तो यहां हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर BC। तो अब ये जो वर्ग है ये इधर आ जाएगा, तो 25 जाएगा तो बचेगा 75 बराबर BC। तो BC यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस 75। ये मैंने एक उदाहरण बताया है। वैसे तो आप सारा जो मतलब निकलेगा ये सारा आपका स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, और वो बाहर कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन लिया था और उसको मैंने बताया था कि उसका तरीका क्या होता है करने का, ये मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन को देख के आप कंफ्यूज मत होना, बाप रे इतना टफ। ये केवल समझाने के लिए है, बुक के अंदर इतना टफ नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक क्या क्वेश्चन आ सकता है, भाई ये जो आयत है ना, इसकी लंबाई दी है 5 और चौड़ाई दी है 4, तो ये विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो इस तरह का ये भी क्वेश्चन आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है ना। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से करिएगा। आते हैं अपने अगले और अंतिम टॉपिक पे, जिसका नाम है शीर्ष लंब और माध्यिका। अब ये क्या होता है? त्रिभुज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ना वो ये होता है शीर्ष लंब और माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है और शीर्षलंब क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। भाई ये हमारा त्रिभुज है, ये क्या है? ये हमारा त्रिभुज है। चलिए ये मान के चलिए हमारा त्रिभुज है। ठीक है। अब इस त्रिभुज में है ना, ये जो त्रिभुज है, सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूं माध्यिका की। माध्यिका क्या होती है? तो जैसे मान के चलिए त्रिभुज है, यह है A, यह है B और यह है C। ठीक है ना। तो हमने जो तीनों जो हमने हमारे जो त्रिभुज पढ़े हैं, कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। यहां पर हमने जो तीनों जो त्रिभुज जो उनकी भुजाओं के आधार पे पढ़े हैं, तो ये जो त्रिभुज है उनके अंदर माध्यिका अलग अलग से बनती है। ध्यान रखना, शीर्ष लंब भी उनके अंदर अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे मान के चलिए सबसे पहले मैं माध्यिका को बता रहा हूं। माध्यिका का मतलब ये होता है कि त्रिभुज की एक सेंट्रल लाइन मतलब एक बीच की लाइन जो त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांट दे, है ना। फॉर एग्जांपल ये होती है त्रिभुज की माध्यिका। जैसे यहां हो गया D, अब ये लाइन और ये लाइन ये बराबर हो जाएगी, मतलब BD बराबर DC। ये कहलाती है त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो हमारी जो होती है ना, वो माध्यिका जो होती है ना वो क्या होती है? हमारी जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दे। मतलब अगर मैं एक कागज लूं, उस पर त्रिभुज बनाऊं और उसको मैं बीच में से ऐसे फोल्ड कर दूं। फोल्ड मतलब चलिए मैं एक बताता हूं। जैसे मान के चलिए कागज पे त्रिभुज बनाइए,
ठीक है, त्रिभुज बनाइए और उस कागज को आप बीच में से ऐसा फोल्ड कर लीजिए। तो आप जब उसको फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो माध्यिका होती है ना, वो आपकी इस त्रिभुज के अंदर ऐसी होती है, ये माध्यिका है, ठीक है ना। अब जैसे हमारी जो माध्यिका है वो जो हमारा जो अगला त्रिभुज होता है उसके अंदर कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं शीर्षलंब की। शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। शीर्षलंब, शीर्ष का मतलब जानते हो, शीर्ष का मतलब होता है सिर, सिर, शीर्ष, शीर्ष लंब मतलब शीर्ष पे, शीर्ष से त्रिभुज की भुजा पर डाला गया लंब, यह शीर्ष से त्रिभुज की रेखा पर डाला गया लंब। और यह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आया समझ में, यह होता है शीर्षलंब। तो शीर्षलंब ऐसा भी डल सकता है, शीर्षलंब आपका ऐसा भी डल सकता है, शीर्षलंब आपका ऐसा भी डल सकता है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में। तो यहां पर जो शीर्षलंब है ये मैंने आपके सामने बताया कि शीर्षलंब क्या होता है। अब जैसे मैं बात करूं हमारे अधिक कोण की, जिसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु, ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये जैसे मान के चलिए हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो ये जो डल रहा है ना, ये तो इसके अंदर शीर्षलंब है। अगर मैं इसकी माध्यिका देखूंगा ना तो इसकी माध्यिका यहां कहीं आएगी। तो ये है ए, बी, सी और डी और ये एम। तो माध्यिका जो रहेगी ना वो आपकी अलग रहेगी, ठीक है। सेंटर जो है, शीर्षलंब मतलब त्रिभुज की लंबाई, मतलब ये है इसकी लेंथ, जिसको हम बोलते हैं ये कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। तो यहां पर जो शीर्षलंब को हम जो बता रहे हैं ना, वो यहां पर हम बता रहे हैं शीर्षलंब, जो कि हमारे सामने बताया गया है। तो माध्यिका और शीर्षलंब, यहां पर आप लोगों को दोनों से बिल्कुल क्लियर हो जाना कि भाई माध्यिका और शीर्षलंब, हां कोई से त्रिभुज होते हैं, जैसे हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर माध्यिका और शीर्षलंब एक हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर एक ही लाइन जो बनेगी वही हमारी सेंटर लाइन होगी, उसको हम लोग शीर्षलंब भी बोल सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बना है, मतलब देखिए जैसे ये मान के चलिए, ये मैंने बनाया आपका कौन सा त्रिभुज, ये मैंने आपका बनाया एक समबाहु त्रिभुज। अब जैसे ये जो है अभी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये माध्यिका है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें आपको कहीं 90 डिग्री का एंगल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, अभी माध्यिका है। लेकिन ये शीर्षलंब कब बन जाएगी, जब मैं इसके अंदर ये वाला एंगल लगाऊंगा, तब ये शीर्षलंब बन जाएगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल लगाऊंगा। तो मेरे साथ ऐसा लगता है कि अगर आप लोग उन सब चीजों को दोहराओगे तो आप लोग उन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से समझ में भी आएगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ, इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से देखिए, और जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं आप उनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोग उनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, त्रिभुज के बारे में सारी कहानी पता पड़ जाएगी। पर बने कहां रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ। बस अब बात यह आती है कि आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप क्या करो, सबसे पहले गूगल पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन को टाइप कर लो, और जब आप टाइप करोगे ना तो आप लोग पहुंच जाओगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको 7 से लेकर 12 तक का सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जैसे ही आप लोग इस पे जाएंगे तो आप लोगों को देखेंगे कि आप लोग यहां पर सारे हिंदी मीडियम क्लासेस देखेंगे। जैसे हम अभी क्लास 7 की बात कर रहे हैं, क्लास 7 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक मैथ्स का विंडो दिखेगा। जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स के एक
पर्टिकुलरली विंडो पे पहुंच जाएंगे जहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए गए वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस करना क्या है, जो भी अध्याय पढ़ना है आप क्लिक करिए, एक बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियो के साथ आपको यहां पर वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैथ्स देखने को मिलेगी और आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।